आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क केस में डाइव डीप करने वाले हैं। एक ऐसा केस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक क्रूशियल ब्रिज, एक पुल बन गया। और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा केस है जिसका वर्डिक्ट आप कह सकते हैं कोर्ट में तो हार गया, लेकिन उसकी जो सोच थी ना, उसने देश का फ्यूचर जीत लिया। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत को अभी अभी आज़ादी मिली थी और देश के सामने एक फंडामेंटल डायलेमा था, एक बुनियादी टकराव। ये टकराव था दो बड़े वादों के बीच जो हमारे संविधान की आत्मा में ही लिखे हुए थे। एक तरफ वादा था सोशल जस्टिस का और दूसरी तरफ गारंटी थी राइट टू प्रॉपर्टी की। और इसी क्लैश के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ था, एक ऐसा सवाल जिसने आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन्स की पूरी स्टेज सेट कर दी। सवाल ये था, कैन अ गवर्नमेंट चेंज द वेरी सोल ऑफ अ नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस? क्या सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए संविधान की अ वेरी सोल, उसकी मूल आत्मा को ही बदल सकती है? यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन था। अब ये जो टेंशन था ना, ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको समझते हैं। देखिए, एक तरफ थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनका काम था सरकार को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए गाइड करना, जिसमें लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जमींदारी सिस्टम को खत्म करने जैसे कदम शामिल थे। और फिर दूसरी तरफ थे फंडामेंटल राइट्स, जो हर सिटीजन को इंडिविजुअल लिबर्टीज की गारंटी देते थे, जिसमें उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार एक बहुत ही सैक्रोसैंक्ट, एक पवित्र अधिकार माना जाता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस टकराव ने पार्लियामेंट को अपनी ही शक्ति, अपनी ही पावर की लिमिट्स को टेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से हमारे केस, सज्जन सिंह केस की स्टेज तैयार हुई। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये पार्लियामेंट और कोर्ट्स के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। ये टाइमलाइन एक बहुत क्लियर पैटर्न दिखाती है। देखिए, 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसी पावर का इस्तेमाल करके फर्स्ट अमेंडमेंट आया, जिसने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया ताकि लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। फिर 1964 में 17th अमेंडमेंट ने इस 9th शेड्यूल का स्कोप और भी बढ़ा दिया। और बस इसी 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सज्जन सिंह केस में। और ये हमें सीधे ले आता है अ बिग शोडाउन पर, जहां राजस्थान के एक लैंडलॉर्ड सज्जन सिंह ने डायरेक्टली पार्लियामेंट की इस अनलिमिटेड अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। अब ये मामला सिर्फ उनकी जमीन का नहीं रहा, ये सवाल बन गया था संविधान की सुप्रीमेसी का। अच्छा, इस केस को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर के बीच का डिफरेंस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एक स्पेशल पावर है, अ पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और पूरी लीगल बैटल इसी एक आइडिया के आसपास घूम रही थी। पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है तो क्या वो ऑर्डिनरी लॉ बना रही है या फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एक्सरसाइज कर रही है? तो सज्जन सिंह के वकीलों का आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका कहना था कि पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट पावर का इस्तेमाल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को छीनने के लिए नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13(2) के तहत एक लॉ ही है, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो इट शुड बी वॉइड। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्टिकल 368 सिर्फ प्रोसीजर बताता है, अनलिमिटेड पावर नहीं देता। अब गवर्नमेंट का डिफेंस सुनिए। सरकार ने कहा कि भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक स्पेशल, अ हायर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जो आर्टिकल 13(2) के लॉ वर्ड के स्कोप से बाहर है। उनका तर्क था कि सोशल जस्टिस के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी है, और वैसे भी शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट पहले ही पार्लियामेंट के फेवर में फैसला दे चुकी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया और एक पल के लिए लगा कि ये मामला हमेशा के लिए सेटल हो गया है। पर अ बट वाज देयर। जो जजेस डिसएग्री कर रहे थे, उनके डिसेंटिंग ओपिनियंस में एक पावरफुल प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी छिपी हुई थी। वर्डिक्ट तो आ गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसने इंडिया के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। 3-2 के नैरो मार्जिन से अ वेरी क्लोज कॉल। कोर्ट ने सरकार का साथ दिया। कोर्ट ने अपने पुराने स्टैंड को रीअफर्म किया और कहा कि यस, पार्लियामेंट हैज द फुल पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। 17वां संशोधन वैलिड करार दिया गया। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली दिखाती है कि कोर्ट के अंदर सोच कैसे बटी हुई थी। मेजॉरिटी व्यू ने तो पार्लियामेंट की वाइड पावर्स को कंफर्म कर दिया,
लेकिन जो डिसेंटिंग सीड्स थे, जो असहमति के बीज थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए। 2 जजेस ने एक खतरनाक रास्ते की तरफ इशारा किया। उन्होंने पहली बार उन इम्प्लाइड लिमिटेशंस की बात की जो शायद संविधान में लिखी तो नहीं है पर मौजूद जरूर हैं। मेजॉरिटी का लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उनका कहना था, लुक, if the framers of the constitution wanted to keep fundamental rights away from amendments, they would have clearly written it in article 368. क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब पार्लियामेंट को ये अधिकार है। सिंपल। लेकिन फिर आया जस्टिस मुढोलकर का ये हिस्टोरिक क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि what if the constitution has a basic structure, एक ऐसा ढांचा जिसे अमेंडमेंट से भी नहीं बदला जा सकता। And this was the very first time a Supreme Court judge mentioned the idea of a basic structure. एक बीज बो दिया गया था। तो $1 million question again, ये जो लूजिंग आर्ग्यूमेंट था, ये जो एक छोटा सा बीज था एक आइडिया का, वो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन्स में से एक कैसे बन गया? चलिए उस पुल को पार करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक डिसेंट ने एक नेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर को रीशेप कर दिया। देखिए, सज्जन सिंह केस के डिसेंट ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। ठीक 2 साल बाद 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही स्टैंड रिवर्स कर दिया और कहा, नो, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। और फिर 1973 में हिस्टोरिक केशवानंदा भारती केस में कोर्ट ने एक मिडिल पाथ निकाला। पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। दिस सीड हैड फाइनली ब्लूम्ड। ये टेबल इस पूरी जर्नी को परफेक्टली समराइज करता है। आप देख सकते हैं कि जुडिशियल थिंकिंग कैसे इवॉल्व हुई फ्रॉम शंकरी प्रसाद टू केशवानंदा भारती। और इसमें सज्जन सिंह केस एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था। ये वो केस था जहां मेजॉरिटी ने ओल्ड थिंकिंग को बनाए रखा, लेकिन माइनॉरिटी ने फ्यूचर का रास्ता दिखा दिया। सो द टेक अवे इज दिस, इस केस की असली लेगेसी इसका वर्डिक्ट नहीं है। इसकी असली लेगेसी वो रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो इसमें अपने डिसेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कोर्ट में एक हारा हुआ आर्ग्यूमेंट आखिर में एक नेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल सोल के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को जीत सकता है। और ये हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ जाता है। The Constitution itself doesn't define basic structure. तो फिर who gets to decide? ये तय करने की अल्टीमेट पावर किसके पास है कि संविधान का कोर क्या है और क्या नहीं? ये सवाल आज भी इंडियन डेमोक्रेसी में गूंजता है।